नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम डॉक्टर से स्पीक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के माध्यम से हम हर बार आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ न कुछ नई जानकारियां देते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपसे चर्चा करेंगे संधिवात के बारे में, गठियावात के बारे में और भी वात संबंधी बीमारियों के बारे में कि क्या क्या हैं, कैसे हैं, इनके कारण, निवारण और लक्षणों के बारे में बात करेंगे। तो विषय पर आज हमसे चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अरुण सिंघल जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्ते। नमस्ते। दर्शकों, आप कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0771228385 नंबर मैं आपको एक बार और दोहरा दूं। हमारा फ़ोन नंबर है 0771228385 दर्शकों, इस नंबर पर फ़ोन करके आप अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए। तो और डॉक्टर साहब, चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि वात रोग है क्या? वात रोग को अंग्रेजी में आर्थराइटिस कहते हैं और वात रोग दो प्रकार का होता है, एक ऑस्टियो आर्थराइटिस, एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑस्टियो मतलब बोन और आर्थरोस मतलब जॉइंट और आइटिस इज इन्फ्लामेशन, सो इट्स अ बोन एंड जॉइंट इन्फ्लामेशन। और आर्थराइटिस को ही हिंदी में वात रोग कहते हैं। जैसा मैंने बताया दो प्रकार का होता है, अगर हिंदी में बात करूँ तो उसको संधिवात या गठियावात कहते हैं। वात रोग एक बहुत कॉमन बीमारी है और अगर वर्ल्ड की बात करूँ तो ये चौथी सबसे बड़ी बीमारी है और दिन ब दिन ये बढ़ती जा रही है। तो हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वात रोग होता क्या है, ताकि हम इसका पहले से निवारण कर सकें और हमारे जो लक्षण है उसको हम कंट्रोल कर सकें। तो वात रोग दो प्रकार का होता है, एक संधिवात, एक गठियावात। संधिवात उम्र के साथ साथ होता है। 50 साल की महिलाएं जो होती हैं उनको स्टार्ट हो जाता है, और गठियावात जो होता है वो कम उम्र की महिलाओं में होता है। आमतौर पे मैंने देखा है कि मरीजों को गठियावात और संधिवात में डिफरेंशिएट करना नहीं आता। उनको लगता है कि हर बात गठियावात होता है, पर ऐसा नहीं है। गठियावात कम उम्र में होता है और उसमें घुटने के अलावा हाथ पैर की उंगली, कोहनी, कंधा, बाकी जोड़ भी इन्वॉल्व होते हैं। और संधिवात उम्र के साथ होता है और उसमें ज़्यादातर घुटना या कभी कभी कूल्हा भी इन्वॉल्व होता है। तो मरीज़ को खुद ही डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि मेरे को क्या सिम्टम्स हैं। अगर उसको मल्टीपल जॉइंट पेन है तो चांसेस हैं कि उसको गठियावात हो, और अगर उसकी उम्र कम है तो भी ये चांस रहता है, और अगर उसको सिर्फ सिंगल जॉइंट पेन है तो ये संधिवात हो सकता है। जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि वात के प्रकार दो हैं, तो इसको आपस में जो भी मरीज है वो डिफरेंशिएट कैसे करे, वो इसके प्रकारों को, लक्षणों को कैसे समझे आसानी से? जैसे अगर उनको लगता है कि हाथ पैर की उंगली में सूजन है जी, और सुबह सुबह ज़्यादा होती है, अकड़न हो रही है, अकड़न आधे घंटे से ज़्यादा है, और बार बार कभी सूजन कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, हाथ पैर की उंगलियां इन्वॉल्व हैं, एड़ी है, कभी कभी कोहनी, कंधे में, तो उनको एक एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए। वात के कुछ, गठियावात के कुछ टेस्ट्स होते हैं जो इससे हम डिफरेंशिएट करते हैं कि गठियावात है या संधिवात है। इसके अलावा अगर महिला की उम्र 50 के ऊपर है या मीनोपॉजल फीमेल्स हैं, मीनोपॉज के बाद महिलाओं में ये बीमारी काफ़ी कॉमन है, अगर उस टाइप की महिलाएं हैं, उनको सिर्फ घुटने की तकलीफ़ है, तो आमतौर पे वो संधिवात की कैटेगरी में ही आता है। पर फिर भी उनको एक एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए, बिकॉज अगर आप जॉइंट एक्सपर्ट को दिखाएंगे तो ही हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये गठियावात है कि संधिवात, क्योंकि दोनों की दवाइयाँ भी अलग होती हैं। गठियावात एक जेनेटिक बीमारी है कि आपके शरीर में ही ऐसे कुछ तत्व होते हैं जो आपके जॉइंट्स को ख़राब करते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट भी बहुत अलग होता है। तो हमको शुरू से अगर हमको ये चीज़ पता होगी कि हमको क्या बात है तो उसका अच्छी तरह से हम इलाज कर सकेंगे। जी डॉक्टर साहब, इसमें माफ़ी चाहूँगी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो 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 जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं? हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको, डॉक्टर साहब को विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। धन्यवाद, आपको भी शुभकामनाएं। हाँ, मेरा प्रश्न ये था कि ये वात रोग जो है जी, ये किस उम्र के लोगों को होता है? और मेरा दूसरा सवाल ये था कि क्या मोटे लोगों को होता है ये? सर, वात रोग अगर हम एक एज डिफरेंस देखें तो ज़्यादातर ये 50 की उम्र से चालू होता है। महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली जो मीनोपॉजल फीमेल्स हैं उनमें, पर ये यंग उम्र के लोगों में भी होता है। ज़्यादातर गठियावात उनमें होता है, और डेफिनेटली मोटापा भी महिलाओं को क्यों हो रहा है सर ये बहुत ज़्यादा? सर, महिलाओं की मसल्स और बोन्स पुरुषों के कंपैरिजन में कमज़ोर होती है, एक तो ये कारण है।
दूसरा, मीनोपॉज के बाद शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो बनना बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम डिपॉजिशन शरीर में कम रहता है, बोन मिनरलाइजेशन वीक हो जाता है। यही कारण है कि 50 के ऊपर की महिलाओं में वात रोग थोड़ा ज़्यादा होता है। जी, तो इसी पर हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि किस उम्र में, और आप बता भी रहे थे कि 50 के बाद एक संभावनाएं ज़्यादा बन जाती है। तो डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि अभी हमने लक्षण की चर्चा की, लेकिन जब हमारा इनिशियल स्टेज होता है तो डॉक्टर्स के पास जाने का जैसे आपने सलाह दिया, तो जब ये एक टाइम के बाद डिडक्ट हो जाता है कि हाँ हमको ये बीमारी है, तो हम अपनी सावधानियां कैसे रखें? मैं सबसे पहले इस चीज़ में एक बताना चाहूँगा कि वात होता क्या है ना, क्योंकि ज़्यादातर मरीज़ जब आते हैं तो उनको ये लगता है कि वात मतलब घुटने में ऑयल कम हो गया, ग्रीस कम हो गया तो वात कह दिया, पर ऐसा नहीं है। तो वात क्या होता है उसको जानना ज़रूरी है, और उसी के हिसाब से फिर हम उसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आपके घुटने का जोड़ है, और हर जोड़ में एक चिकनी कैप होती है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, और दो कैप के बीच में गद्दी समझ लीजिए, एक आम भाषा में बात करूँ तो। शुरू में जब आपका घुटना अच्छा होता है तो कार्टिलेज और गद्दी अच्छी कंडीशन में होती है, जिसकी वजह से घुटने में 1 सेंटीमीटर का गैप होता है या स्पेस होता है, जिससे हम बिना दर्द के चलते हैं। समय के साथ, उम्र के साथ, या बार बार चोट लगने की वजह से, या अगर आपका वज़न ज़्यादा हो तो धीरे धीरे ये कार्टिलेज जो है वो घिसने लगता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो कार्टिलेज ऐसा हो जाता है, मतलब खुरदुरा। आप देख सकते हैं कि खुरदुरा हो गया, पहले चिकना था। हाँ। और जो मोटी गद्दी थी वो भी पतली हो गई। जब ऐसा होता है तो घुटने में जो गैप था वो कम हो जाता है और घुटना आपस में टकराने लगता है, तो कई बार मरीज को कट कट की आवाज़ भी आती है। इसी बीमारी को वात रोग कहते हैं। दैट इज़ आपकी कार्टिलेज का घिसना और आपकी गद्दी का चपटा होना, जिसकी वजह से गैप जो है वो कम हो जाए, इसको ही आर्थराइटिस कहते हैं। और यही स्टेज में फिर हमको दर्द चालू हो जाता है। और दर्द का कारण क्या है कि जब हड्डियां बाहर आ जाती हैं तो इन हड्डियों के अंदर दर्द देने वाली नसें होती हैं, और जब घुटना आपस में टकराता है तो नसें उत्तेजित हो जाती है, और यही नसें दिमाग तक सिग्नल पहुंचा के दर्द का एहसास दिलाती हैं। इसी वजह से हर जॉइंट के मरीज़ को जॉइंट पेन इन नसों की वजह से होता है, जिसको हम अंग्रेज़ी में पेन नर्व एंडिंग्स कहते हैं। अब जो ये वात रोग होता है उसकी मूलतः 4 स्टेज होती है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और हर स्टेज का ट्रीटमेंट अलग अलग है। जब मरीज़ हमारे पास अर्ली स्टेज में आता है या ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में आता है तो हम उससे को दवाई से और कसरत से ही काफ़ी अच्छा कर देते हैं, उसको रोक देते हैं। पर एक स्थिति के बाद दवाई कसरत काम नहीं आती और वही स्टेज में हम ऑपरेशन करते हैं। और ऑपरेशन में भी मरीज़ को गलतफहमी ये होती है कि जोड़ बदली कर दिया जाएगा, जोड़ को बदल देंगे। वैसा हम ऑपरेशन नहीं करते। जैसा मैंने बताया, आर्थराइटिस में सिर्फ कार्टिलेज घिसता है, और ऑपरेशन भी हम ग्रेड 3 या ग्रेड 4 या लेट स्टेज में ही करते हैं, और इसमें सिर्फ छिलाई करते हैं बस। आपके पूरे जॉइंट को रिप्लेस नहीं किया जाता। इट्स अ रीसरफेसिंग सर्जरी, क्योंकि सिर्फ कार्टिलेज ही घिसता है। हम सर्जरी में भी कार्टिलेज को ही छील देते हैं, और लगभग 9 मिलीमीटर छीला जाता है, और एक और आर्टिफिशियल कैप लगाया जाता है। इसका डायमीटर भी 9 मिलीमीटर रहता है। ये बहुत सारी तकनीकों से किया जाता है। मेरी जो टेक्निक है, जिसको हम मिनिमल इन्वेजिव या मिनिमम कट टेक्निक का नाम दिया है, मिनिमम कट टेक्निक में हम छोटे चीरे में ऑपरेशन करते हैं, चमड़ी पे कोई टाका नहीं लेते, और सिर्फ 9 मिलीमीटर छीला जाता है, और उतने ही डायमीटर का एक कैप लगाया जाता है, ऊपर भी और नीचे भी। और बीच में हम एक प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं जो आपकी गद्दी का काम करता है, और आपके घुटने में उतना ही गैप कर दिया जाता है जैसा 15 से 20 साल पहले था। तो बहुत मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है, रिस्क बहुत कम है, और सही केस में, सही इंडिकेटेड पेशेंट्स में किया जाए तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। जी, तो जब हम सर्जरी की बात कर ही रहे हैं, तो सर्जरी ही एकमात्र इसका उपाय हो सकता है? नहीं, इसके तरह तरह के उपाय होते हैं। जैसा मैंने बताया, अगर मरीज़ हमारे पास सही समय पे या अर्ली स्टेजेस में आता है तो काफ़ी हद तक इसको हम रोक सकते हैं या स्लो कर सकते हैं, बिकॉज ये एजिंग डिसीज़ है तो डिजनरेट तो होता है, बट उसको हम स्लो किया जा सकता है और उसको रोका भी जा सकता है। बट जब मरीज़ लेट स्टेज में आते हैं तो इसमें सर्जरी ही एक सही और एकमात्र इलाज है। मैं हमेशा मरीज़ को बोलता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आप घर के काम नहीं कर पा रहे हैं, चाल टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, चल नहीं पा रहे हैं, बाहर जाने में दिक्कत होती है या सोचना पड़ता है, तो डेफिनेटली आपको एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए। और अगर अर्ली स्टेजेस में भी सिम्टम है या मामूली दर्द है, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट्स को कंप्लेंट्स होती हैं इनिशियली कि सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत है या बैठ के उठने में दिक्कत है, तो अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ है तो डेफिनेटली आपको एक एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए, बिकॉज अगर अर्ली स्टेज में हम डायग्नोस कर लें तो इसका सही से इलाज कर सकते हैं और ये लेट स्टेज तक नहीं जाएगा फिर। जी, तो यहाँ पर हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं?
जी, मैं भगत राम पटेल बोल रहा हूँ, भूतपुर बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। जी भगत जी, अपना प्रश्न पूछिए। सबसे पहले तो आपको डॉक्टर साहब को नमस्कार और गणेश उत्सव और विश्वकर्मा जयंती के अवसर में हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना प्रश्न पूछिए भगत मैं जी। ये पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि संधिवात जो है हो रहा है, तो कैसे फिर पता चलेगा कि संधिवात हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि यदि कहीं हम ऑपरेशन करवाए और ऑपरेशन एक बार हो गया, उसके बाद तो कहीं ऐसा नहीं है कि दोबारा कुछ मतलब ऑपरेशन करना पड़े या कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाए जिससे ऑपरेशन करने में दिक्कत हो या कोई परेशानी हो, तो क्या गांव वाले ज्यादा हम लोग घर से रहते हैं। जी जी जी। और तीसरा बात यह है कि इसमें खान पान में कैसे हमको सावधानी रखना है, क्या क्या रहन सहन में क्या सावधानी रखना है जिससे इस तरह का जो बीमारी है वो ना हो पाए। सर सबसे पहले तो संधिवात जो होता है वो डायग्नोसिस कैसे करते हैं, हम लोग एक्सरे से डायग्नोस करते हैं और सिम्टम से डायग्नोस करते हैं। सिम्टम मूलतः पेन ही होता है शुरू में, और धीरे धीरे अगर पेन बढ़ने लगता है तो फिर हाथ पैर टेढ़े होने लगते हैं या घुटने टेढ़े होने लगते हैं, चाल कमज़ोर होने लगती है, चाल टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है, तो हम उसका एक्सरे कराते हैं। यूजुअली वेट बेयरिंग एक्सरे कराते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि कौन बात है कि संधिवात है कि गठियावात है, पहला चीज़। सेकंड, जैसे आपने बताया कि क्या खान पान रखें, आप ये समझ जाइए कि आपको कसरत ज़रूरी है, हमेशा करना चाहिए। खान पान मतलब न्यूट्रिशियस या हेल्दी डाइट लें, साग सब्जी दूध दही पनीर इसका सेवन ज़्यादा करें। बाहरी वस्तु थोड़ा कम से कम लें, जितना प्रोसेस्ड फूड है या पैकेज्ड फूड्स है वो कम खाएं। आप जैसे बताया आप गांव में रहते हैं, तो गांव में तो आप अच्छे फल फ्रूट्स ले सकते हैं और पौष्टिक आहार ले सकते हैं। तीसरा, अगर हम सर्जरी करते हैं तो सर्जरी की लाइफ 20 से 25 साल होती है। अगर आप एक्सपर्ट से कराते हैं, अच्छा एक रिजल्ट है, जिनका एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं, तो डेफिनेटली सर्जरी का रिजल्ट बहुत अच्छा है और लगभग 20 से 25 साल ये चलता है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती, आपका पाँव पूरा सीधा हो जाता है और दुनिया भर के आप सारे काम कर सकते हैं, खेती बाड़ी, चलना फिरना, सीढ़ी चढ़ना, सब कर सकते हैं। जी, भगत जी का ये प्रश्न जो था वो उसी टॉपिक पे था जिस पे हम डिस्कस कर रहे थे। तो डॉक्टर साहब, एक हिप संबंधी बीमारियां भी बहुत लोगों में होती है। जी, तो जैसा क्या होता है, शरीर के कुछ जॉइंट्स होते हैं जो हमारे शरीर का ज़्यादा भार लेते हैं, जैसे हमारे घुटने हो गए, उसी कड़ी में हमारा हिप जॉइंट होता है या फिर स्पाइन होता है। तो हिप जॉइंट की बीमारियां भी बहुत कॉमन है, और हम जिस स्टेट में हैं छत्तीसगढ़, वहाँ पे दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव और ट्राइबल एरियाज़ में भी ये बीमारी काफ़ी कॉमन है। क्यों, जैसा मैंने बताया कि घुटने में कार्टिलेज होता है, घुटने की कवरिंग करता है, चिकनाहट प्रोवाइड करता है, उस तरह हिप जॉइंट में भी एक कार्टिलेज होता है। जो ये हमारा हिप जॉइंट है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ये बॉल होता है और ये सॉकेट होता है, और इसके ऊपर भी जो आप नीला नीला देख रहे हैं, इसके ऊपर भी कार्टिलेज की कवरिंग होती है। समय के साथ, उम्र के साथ, या फिर कुछ कुछ बीमारियां जैसे सिकल सेल हो गया, थैलेसीमिया हो गया, या कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे स्टेरॉइड्स के ओवर यूज़ के कारण ये कार्टिलेज जो है धीरे धीरे घिसने लगता है। तो जब शुरू में ये कार्टिलेज दोनों तरफ अच्छा होता है तो घुटने में कूल्हे में 2 से 3 मिलीमीटर का गैप होता है या स्पेस होता है। किसी बीमारी की वजह से अगर ये घिस जाए तो ये थोड़ा ऐसा हो जाता है, खुरदुरा। आप देख सकते हैं खुरदुरा हो गया जी। और ना सिर्फ खुरदुरा हो गया, इसका शेप भी चेंज हो जाता है। पहले जो गोलाकार था उसका शेप तिरछा या आड़ा टेढ़ा हो जाता है। इसी तरीके से जो सॉकेट है उसमें भी चेंजेस होते हैं, और जब ऐसा होता है तो जो गैप था वो ख़त्म हो जाता है और हमारा कूल्हा आपस में या हमारा हिप जॉइंट आपस में टकराने लगता है। और जब टकराने लगता है तो सेम चीज़ होती है, हमको दर्द चालू हो जाता है। इस हिप जॉइंट की बीमारियों के भी 4 स्टेजेस होती हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और जैसा मैंने बताया शुरू स्टेजेस में हम इसको भी दवाइयों से ही ठीक करते हैं, बट अगर वो स्टेज निकल जाए या मरीज़ चलने में काफ़ी दिक्कत हो, दुविधा हो, ठीक से ना चल पाए, काम ना कर पाए अपना, तो फिर उसमें सर्जरी की जाती है। मूलतः वो लेट स्टेजेस में की जाती है, और उसमें भी हम हिप का रिप्लेसमेंट करते हैं। हम जो टेक्निक से करते हैं इट्स कॉल्ड मिनिमल इन्वेजिव या मिनिमल कट टेक्निक, जहाँ पे बहुत ही छोटे चीरे में, सूक्ष्म चीरे में सर्जरी हम करते हैं, और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। तो दोनों ही बीमारियों में अगर वो लास्ट स्टेज तक ऑलमोस्ट बिल्कुल तो देखिए, लोगों में गलतफहमी है कि एक्सपर्ट्स को दिखाएंगे तो सर्जरी हमेशा रहेगी, ऐसा नहीं है। अगर आप सही स्टेज में आते हैं तो इस बीमारी को दवाइयों से, कसरत से भी ठीक किया जा सकता है। हाँ, पर लेट स्टेज में डेफिनेटली सर्जरी इज़ बेनिफिशियल। कई मरीजों को गलतफहमी है कि सर्जरी करने के बाद चलने नहीं पाएंगे या गाड़ी नहीं चला पाएंगे या नीचे नहीं बैठ पाएंगे। ये सर्जरी काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी से हम करते हैं, जिसमें आप दुनिया के सारे काम कर सकते हो। आप पालती भी मार सकते हो, नीचे भी बैठ सकते हो, सीढ़ी चढ़ना उतरना, घर के सारे काम कर सकते हो, कार गाड़ियाँ सब चला सकते हो। चाहे आपने हिप रिप्लेसमेंट कराया हो, चाहे नी रिप्लेसमेंट कराया हो, दोनों ही सर्जरीज अगर एक्सपर्ट से कराते हैं तो डेफिनेटली आप सारे काम कर सकते हैं। जी, यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो
हाँ जी सर, हम खारकों से बोल रहे हैं सर। जोड़ों में दर्द रहता है जी अपना नाम बताएंगे पहले। जी गजेंद्र श्रीधर सागर के लिए से बोल रहा है एमपी। जी गजेंद्र जी अपना प्रश्न पूछिए। सर ये पाँव के घुटनों की जो हड्डी है वो ढीली पड़ गई है डॉक्टरों के बताए अनुसार, हम लोग तो उसमें जानते नहीं हैं, तो क्या उसके लिए वो क्या उपाय करना चाहिए? नहीं, ढीली पड़ गई है, आप थोड़ा इलेबोरेट कीजिए, मतलब आपको तकलीफ क्या हो रही है? तकलीफ रहती है सर, नींदने में सही पैर नहीं मिलता। जी फिर से बोलिए। पैर खिंचता है, माने कि चलो कि रेंगते हैं। रेंगते हैं, ठीक से चल नहीं पाते? जी जी जी, ऑपरेशन बताया उसके लिए और 3-4 लाख रुपए से ऊपर का खर्चा बताया है जबलपुर में। सर देखिए, देखिए अगर आपको तकलीफ़ है चलने में और आपने जिस एक्सपर्ट को दिखाया उन्होंने सर्जरी एडवाइस किया है, तो डेफिनेटली आपको सर्जिकल ऑप्शन अवेल करना चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी दवाइयाँ वगैरह सब खाया होगा और उससे आपको आराम नहीं मिला होगा। अगर आपने जो भी टेस्ट कराए हैं और उसमें रिपोर्ट्स ऐसा लगता है कि घुटना आपका लूज़ हो रहा है और उन्हें सर्जरी एडवाइस किया है, तो डेफिनेटली आपको वो ऑप्शन लेना चाहिए। जी ये बोल रहे थे। हेलो। हाँ जी। ये बोला कि यदि मान के चलो दूसरा अंग लगवाते हैं तो उसकी गारंटी कब तक रहेगी सर? सर गारंटी तो सिर्फ भगवान ही देता है और भगवान ऑपरेट नहीं करता, पर यह है कि जो लाइफ आप अभी झेल रहे हैं उससे तो आपकी लाइफ अच्छी ही होगी। ठीक है, डॉक्टर अपनी बेस्ट एफर्ट से ऑपरेशन करता है, बाकी रिजल्ट देने वाला ऊपर है और गारंटी देने वाला ऊपर वाला ही रहता है, पर यह है कि जो तकलीफ आप अभी झेल रहे हैं उससे आपको निजात मिल जाएगा। जी ये यहाँ पर एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा, ये अमूमन हर किसी के मन में आता है क्योंकि आधा हिंदुस्तान लगभग मिडिल क्लास ही है। हाँ। तो ये एक एक्सपेंसेस की बात हमेशा बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट मैं ये कहूँगा कि पहले जो ये सर्जरी होती थी वो एलीट क्लास की समझी जाती थी, कि मतलब उच्च कोटि के वर्गों के लोग ही इसको अफोर्ड कर सकते थे। ये सही भी था, बट अभी ऐसा नहीं है। और भारत सरकार और मोदी सरकार ने काफ़ी अच्छा एनपीपीए के थ्रू जो जॉइंट कॉस्ट है काफ़ी कम कर दी है। आज आम लोग भी इसको अफोर्ड कर सकते हैं और ये जॉइंट सर्जरी बहुत सस्ती हो गई है। और अभी कोई ऐसा डिमार्केशन नहीं है कि एलिट क्लास के लोग ही कराते हैं, अब हर वर्ग के लोग, और मिडिल क्लास तो सबसे ज़्यादा हैं हमारे देश में, वो भी ये सर्जरी करा रहे हैं और करा सकते हैं। ये दर्शकों के लिए सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसा कि अभी आपने बताया कि पिछले कुछ सालों में इसके पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और ये देश लगभग, अगर मैं एक अनुमानित आपको बताऊं तो करीब 1 लाख से 1.5 लाख सर्जरीज नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट हर साल भारतवर्ष में हो रही है। और अभी भी ये जो अफेक्टेड मरीज हैं उसका सिर्फ 1% है, मतलब अभी भी ऐसे काफ़ी मरीज़ हैं जो हमारे देश में परेशान हैं, परेशानी से जूझ रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको घुटने की तकलीफ़ है या कूल्हे की तकलीफ़ है, और सिर्फ इसलिए सर्जरी से डर रहे हैं क्योंकि उनको प्रॉपर काउंसलिंग नहीं हुई है। ठीक है, आज हमारा भारत में मेडिकल बहुत एडवांस हो गया है। पहले लोग बाहर जाते थे, या तो विदेश जाते थे या फिर मेट्रो सिटीज़ में मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद वगैरह जाते थे, बट ऐसा नहीं। अब एक्सपर्ट्स आपके घर के पास भी हैं, आपके शहर में भी हैं, और अगर आप उनसे कराएंगे तो भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और अब सर्जरी हर जगह हो रही है, तो अगर आपके घर के नज़दीक एक्सपर्ट्स हैं तो डेफिनेटली कराना चाहिए। सर्जरी इज़ बेनिफिशियल डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ योर आर्थराइटिस, और जैसा मैंने बताया कॉस्ट भी बहुत कम हो गई है। तो ये बिल्कुल मत करें, अपनी परेशानियों को झेलें नहीं। मैं चाहूँगा कि उसका निदान जल्द से जल्द करें। डॉक्टर साहब, अब इसी में एक मेरा प्रश्न था कि लाइफ स्टाइल बहुत चेंज है आज से कुछ साल पहले की आज की, तो कैसा लाइफ स्टाइल हम मेंटेन रखें, और अगर इनिशियल स्टेज है तो कैसी कौन सी सावधानियां रखें? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज मेरे कई पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर पहले तो ये तकलीफ़ें इतनी होती नहीं थी, आजकल 40 साल 35 साल 50 साल की महिलाओं में भी काफ़ी हो रहा है, और हम ऑपरेट भी बहुत, पहले हम ऑपरेट करते थे 60 65 या 70 साल की महिलाओं को या पुरुषों को, आजकल 50 52 इवन 45 साल की महिला को भी ऑपरेट कर रहे हैं। तो क्या कारण है कि आजकल ये आर्थराइटिस की बीमारी जल्दी हो रही है और पहले नहीं थी? देखिए, बीमारी ये पहले से थी, बट फ़र्क ये कि पहले की जो महिलाएं थी वो सारे काम खुद से करती थी, उनका खान पान जो था बहुत ही कह रहे प्योर था, है ना, कुछ भी उसमें एडल्ट्रेशन नहीं था, काफ़ी प्योर खाना था, आबो हवा काफ़ी अच्छी थी, और सब चीज़ों के लिए खुद से काम करना, कोई मशीन नहीं थी। आज ऐसा है कि हर चीज़ के लिए मशीन है, खुद के काम, एक्सरसाइज वगैरह कम हो गया है, जो खाना हम खा रहे हैं वो भी इतना प्योर नहीं है, इसलिए कई लोग अब आजकल ऑर्गेनिक फूड्स की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, जॉइंट्स आपके अच्छे रहें, तो आप शुरू से ही अपने शरीर पे ध्यान दें। स्पेशली घर की महिलाएं, मैं उनको ये मैसेज दूंगा कि
आप घर के सारे काम करती हैं। एंड मैं आपको बताऊं कि जो महिलाएं होती हैं ना सिर्फ घर में, देश में भी, दे आर द बैकबोन। सो वो सारे काम करती हैं घर के, मल्टीटास्किंग करती हैं जितने पुरुष लोग भी नहीं कर पाते। बट वो अपना सेहत का ख्याल नहीं रखती क्योंकि वो इस सब में इतनी एनग्रॉस्ड हो जाती हैं, इतना काम में बिजी हो जाती हैं कि खुद की सेहत का नहीं ख्याल रख पाती, और फिर वज़न बढ़ता है, खान पान ठीक नहीं हो पाता, लेट खाना पड़ता है उनको, बिकॉज हमारी कल्चरल वैल्यूज़ भी ऐसी हैं कि यूजुअली घर की महिलाएं लेट खाती हैं, हस्बैंड जल्दी खाते हैं। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वज़न बढ़ता है, देन उनको फिर जॉइंट प्रॉब्लम चालू हो जाती है। उनके लिए मैं यही मैसेज दूंगा कि घर की जिम्मेदारियां तो आपको निभानी है, पर अपना शरीर का भी ख्याल रखना है आपको, और उसके लिए एक्सरसाइज करिए नियमित रूप से। ध्यान दीजिए कि आपका वज़न ना बढ़े। खान पान जैसे दूध, दही, पनीर मैंने बताया, उसका सेवन करें। पौष्टिक आहार लें। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वो लीजिए, या नॉनवेज प्रेफर करते तो उसमें भी प्रोटीन रिच डाइट ही आप प्रेफर कीजिए। और जितना हो सके पैक्ड फूड्स जो होते हैं, बाहरी वस्तुएं, जितना होममेड खाएंगे उतना आपके लिए लाभदायक है। और हर चीज़ खाना चाहिए, अति किसी की चीज़ की नहीं होनी चाहिए, बिकॉज कोई भी चीज़ आप एक्सट्रीम में लोगे तो वो हानिकारक है, चाहे वो तेल हो चाहे घी हो। बट लिमिटेड क्वांटिटी में लेंगे तो आपके शरीर के लिए अच्छा है। एंड एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिष्ट पुष्ट हैं, अच्छे हैं, हेल्दी हैं, फिट रहते हैं, तो ये जॉइंट प्रॉब्लम्स इतनी जल्दी आपको नहीं होंगी। डॉक्टर साहब, ये बीच बीच में अच्छा एक प्रश्न आ गया, पहले कॉलर को ले लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार, अपना नाम बताएंगे? मैं भुवन दास जांगड़े बेमेतल से बोल रहा हूँ। जी जांगड़े जी, अपना प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है, जैसे हम लोग गांव से जुड़े हुए हैं और खेती बाड़ी का काम करते हैं, और मेरे पिताजी वगैरह बुजुर्ग लोग भी काम करते हैं, तो अक्सर कमर में दम में दर्द की शिकायत रहती है, और चलने में पैर भी कभी इधर उधर ऐसे टेढ़ा रहता है, तो इसका क्या कारण है? सर, ये बढ़ती उम्र के साथ बीमारी है। जैसे उम्र के साथ, जैसे घर में अपन कोई मशीन लाते हैं, आप ट्रैक्टर चलाते होंगे तो थोड़ा टाइम बाद ट्रैक्टर मेंटेनेंस मांगता है कि नहीं मांगता, उसी तरीके से शरीर भी हमारा मेंटेनेंस मांगता है। एक उम्र के बाद शरीर में भी थोड़ा सा दर्द होगा, तो उसको आपको रख रखाव करना पड़ेगा, कसरत करनी पड़ेगी, कभी लगे तो दवाई वगैरह भी ले सकते हैं आप। तो शरीर का भी हमको उसी तरह ख्याल रखना पड़ेगा जिस तरह हम मशीन का ख्याल रखते हैं, और ये उम्र के साथ होता ही है। उम्र के साथ आपका घुटना थोड़ा दुखेगा, आपकी कमर थोड़ी दुखेगी, बट अगर शुरू की स्टेजेस में आप दिखाते हैं तो कसरत से और दवाइयों से ठीक हो जाता है। जी, तो इस चीज़ पे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे। डॉक्टर साहब, अभी जो मैंने बीच में बहुत बार आपसे शब्द ये सुना, और कोरोना काल है तो हमने वैसे भी सुना, एस्टेरॉइड्स। तो जैसे मैंने बताया आपको कि स्टेरॉइड्स इट्स एन एंटी इन्फ्लामेटरी। बेसिकली शरीर में जॉइंट्स में स्वेलिंग वगैरह होती है, इन्फ्लामेशन होता है, तो हम स्टेरॉइड्स देते हैं। और अगर आपने मुझे सुना हो तो मैंने बताया कोई भी चीज़ की अति अच्छी नहीं है, तो ये दवाइयाँ काफ़ी लाभदायक होती हैं और काफ़ी बीमारियों में यूज़ भी की जाती हैं। बट हर चीज़ का एक डोज होता है, हर चीज़ का एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उसी में लेंगे तो लाभदायक है। स्टेरॉइड्स भी अगर ज़्यादा टाइम तक यूज़ करते हैं तो हमने देखा कई मरीजों को स्टेरॉइड्स ओवर यूज़ की वजह से हिप में वेस्कुलर नेक्रोसिस या हिप का जॉइंट जो है वो ख़राब हो जाता है और हमको ऑपरेशन करना पड़ता है। तो कोई भी दवाई आप लेते हैं एक पीरियड के लिए, एक ड्यूरेशन के लिए ली जानी चाहिए, और एक्सपर्ट की देख रेख में ही ली जानी चाहिए। जी, तो डॉक्टर साहब यहाँ पे फिर मेरा एक सवाल ये होता है, क्योंकि बहुत सारी दवाइयों में ये चीज़ें मिक्स होती है। ये आपने एकदम अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं जैसे कई मरीज़ मेरे पास आते हैं, स्पेशली जिनको एलोपैथी दवाइयों से आराम नहीं मिलता, कई बार वो होम्योपैथी दवाई लेते हैं या फिर आयुर्वेदिक देते हैं, उसमें भी पुड़िया लेते हैं। मैं किसी भी पद्धति के खिलाफ नहीं हूँ, पर बस मैं यही कहता हूँ अपने पेशेंट से कि अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या ले रहे हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे होम्योपैथी हो, आप लीजिए, पर उसको में पता होना चाहिए। कई बार आप पुड़िया वाली दवाई लेते हैं और उसमें सब दवाई मिक्स होती है और आपको पता नहीं होता क्या होता है, और मैक्सिमम टाइम्स उसमें स्टेरॉइड्स का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, जिसकी वजह से मरीज 6-8 महीने उसको आराम तो ज़रूर मिलता है, बिकॉज ये दवाई ऐसी है कि आप खाओगे तो उसको तुरंत आराम मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म यूज़ में फिर आपके जॉइंट्स इसको इफेक्ट होते हैं और जॉइंट्स खराब हो सकते हैं। तो कोई भी आप दवाई अपने अंदर लेते हैं, आपको पूरा जानने का अधिकार है और आपको पता होना चाहिए कि आप क्या ले रहे हैं। जी, तो दर्शकों, ये था आज का हमारा अंक, और हमारे साथ आज विषय पर विशेषज्ञ जुड़े हुए थे डॉक्टर साहब, डॉक्टर अंकुर सिंघल जी। तो अगले अंक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।